गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत मैं इससे पहले वीडियो ले चुकी हूँ। इसका सेकंड पार्ट है ये कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसमें मैं ये बता रही हूँ कि द्वंद्ववाद 3 नियमों के आधार पर चलता है। ये 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला है विरोधियों में परस्पर एकता और संघर्ष का नियम। दूसरा है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, और तीसरा है निषेध के निषेध का नियम। ये 3 नियम हैं। अब इन 3 नियमों के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। इन 3 नियमों के आधार पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्य करता है। पहला है विरोधियों में परस्पर एकता और संघर्ष का नियम। ये नियम कहता है कि प्रत्येक समाज की आर्थिक अवस्था में 2 वर्ग पाए जाते हैं। उन दोनों वर्गों के परस्पर हितों को लेकर टकराव होता है। ये दोनों वर्ग पहले अचानक इनमें टकराव नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे कार्य करते हैं वैसे वैसे पहले तो इनमें सहयोग पाया जाता है, लेकिन बाद में की अवस्थाओं में इनमें टकराव शुरू हो जाता है। किसको लेकर? अपने अपने स्वार्थ को लेकर इनमें टकराव शुरू हो जाता है, और तभी से इनमें संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यही द्वंद्वात्मक का पहला नियम है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। जैसे पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग का टकराव होता है, उसी तरीके से यही इसका एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएगा। पूंजीपति और सर्वहारा के टकराव के बारे में या उन दोनों का जो संघर्ष है वो वर्ग संघर्ष में मैं आपको समझा चुकी हूँ। दूसरा है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। ये इस नियम कहता है कि किसी भी समय समाज की आर्थिक संरचना में पहले परिवर्तन मात्रात्मक रूप में होता है और फिर मात्रात्मक से गुणात्मक रूप में होता है। जब मात्रात्मक परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसमें के गुणों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को बदल देता है। इसलिए समाज की जो संपूर्ण ऊपरी संरचना होती है वो भी बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल, पूंजीवादी समाज में दोनों विरोधी वर्ग में संघर्ष पहले मात्रात्मक होता है, और जब इनके मध्य संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है अपने अपने स्वार्थों को लेकर के, तो फिर इनमें क्रांति होती है और उस क्रांति से आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है जो नींव का कार्य करता है। निषेध के निषेध का नियम तीसरा है। ये नियम कहता है कि प्रत्येक समाज में उसके अंदर ही कुछ विनाश के तत्व समाहित होते हैं, विद्यमान होते हैं। ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जो उसके विनाश का कारण बनते हैं और उसे नई वस्तु में बदल देते हैं तथा पुरानी वस्तु निषेध हो जाती है। यहाँ निषेध का तात्पर्य पुरानी वस्तु में छिपी हुई वो विशेषताएं हैं जिसके कारण नई वस्तु का जन्म होता है। यही है निषेध से निषेध का नियम। इसका एग्जाम्पल है, जैसे पौधा है, पौधे का एग्जाम्पल ले लीजिए। पौधा क्या है, किससे बनता है? बीज से बनता है। बीज जो है वो पौधे के रूप में परिवर्तित होता है। और ठीक इसी प्रकार पूंजीवादी समाज में भी उसके विनाश के बीज सन्निहित होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, जो समाज को नष्ट कर देते हैं और नए समाज की स्थापना करते हैं। अब निष्कर्ष आया। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो द्वंद्ववाद है वो अपने 3 नियमों के माध्यम से किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था पर कार्य करता है। जब आर्थिक अवस्था परिवर्तित होती है तो समाज की संपूर्ण आबादी की जो संरचना होती है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ये सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। इसके आधार पर मार्क्स ने भौतिक एवं सामाजिक जगत दोनों का ही विश्लेषण किया है। अब इसके बाद इसकी आलोचना आती है। आलोचना में आत्मा की उपेक्षा। इन्होंने क्या करा है? मार्क्स ने अपने सिद्धांत में आत्मा की उपेक्षा की है, जबकि आत्मा की अनुभूति इंद्रियों के ज्ञान से कहीं अधिक प्रबल होती है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट। ये जो है वो स्पष्ट नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेनिन का मत है कि मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद को हीगल के
आदर्शवाद का अध्ययन किए बगैर नहीं समझा जा सकता है। तीसरा है असंगतिपूर्ण धारणा। मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है, जबकि जब मार्क्स मजदूरों को जागृत करने के लिए जो उद्बोधन देता है उसे वो स्पष्ट है, उससे स्पष्ट है कि मानवीय चेतना व क्षमता में उसे विश्वास है, जो कि असंगतिपूर्ण है। और चौथा है दोषपूर्ण पद्धति। मार्क्स द्वारा वाद प्रतिवाद व संवाद की जो अवस्थाएं हैं वो दोषपूर्ण हैं व काल्पनिक हैं। इतिहास एक अविरल धारा है जिसमें कोई अंतिम अवस्था नहीं है। पांचवा है मानवीय इतिहास केवल उत्थान की कहानी नहीं। मार्क्स इतिहास को केवल उन्नति की ओर बढ़ने वाला मानता है, जबकि मानवीय इतिहास उत्थान और पतन दोनों की कहानी है। इसमें इतिहास में क्या होता है कि कोई इतिहास अच्छा माना जाता है और कोई इतिहास बुरा माना जाता है। इतिहास में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। आप देख लीजिए, पुराने इतिहास में बहुत से राजा महाराजा ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, देश को बहुत संतुष्ट रखा, और बहुत से राजा महाराजा ऐसे थे, या मुग़ल शासन हमारा लगभग ऐसा था, जिन्होंने बहुत अत्याचार भी किए। और मुग़ल शासन में भी बहुत से शासकों ने अच्छा कार्य किया, अकबर आदि ने। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि मानवीय इतिहास जो है वो उत्थान और पतन दोनों की कहानी है, केवल एक ही इसमें एक के बारे में नहीं कहा जा सकता है। थैंक यू।